एंटी डिफेक्शन लॉ और पार्लियामेंट के कंप्लीट वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के एक नए यूनिट के साथ पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस थर्ड एडिशन में आपको पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स पे डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफेक्शन को हिंदी में कहते हैं दल बदल। डिफेक्शन मतलब है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को यूज करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतता भी है, इसके बाद वो अपने इस ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है या लेजिस्लेचर में किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट करता है, तो इसे डिफेक्शन कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए। ओके, इस पॉलिटिकल पार्टी से इस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को यूज करके इस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले एक इंडिविजुअल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और फिर वो इलेक्शन जीत भी जाता है। लेकिन बाद में ये इंडिविजुअल अपने इस पॉलिटिकल पार्टी को, दैट मींस पॉलिटिकल पार्टी ए को छोड़कर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बी में शामिल हो जाता है या फिर लेजिस्लेचर में पॉलिटिकल पार्टी बी के फेवर में वोटिंग करता है, तो इसे हम डिफेक्शन कहते हैं। इसे डिफेक्शन कहते हैं। डिफेक्शन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है और ये अनडेमोक्रेटिक भी होता है। इसलिए डिफेक्शन के इस फेनोमेना को कंट्रोल और रेगुलेट करने की जरूरत है और डिफेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ही 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 102 क्लॉज 2, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल। इन आर्टिकल्स को आर्टिकल 102 क्लॉज 2 ये यूनियन लेजिस्लेचर के लिए है, आर्टिकल 191 क्लॉज 2 ये स्टेट असेंबलीज के लिए है, और 10th शेड्यूल इन आर्टिकल्स को, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, इन आर्टिकल्स को और 10th शेड्यूल को, इन्हें कलेक्टिवली एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इन्हें हम कलेक्टिवली एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है जैसे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू आर्टिकल 102 क्लॉज 2 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, आर्टिकल 191 क्लॉज 2 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इन्हें ही कलेक्टिवली हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। आर्टिकल 102 क्लॉज 2, आर्टिकल 191 क्लॉज 2 और 10th शेड्यूल, इन्हें ही कलेक्टिवली एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। आइए अब एंटी डिफेक्शन लॉ के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मेंबर राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, दोनों हाउसेस के मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, और उन स्टेट्स जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। कुछ स्टेट हैं जहां पर जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल होते हैं, तो उन स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, एमएलए और एमएलसीज, दोनों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है। और पार्लियामेंट के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को यूज करके इलेक्शन जीत कर आता है और किसी भी हाउस का मेंबर बनता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो मेंबर हो, तो इस तरह का कोई मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर हाउस के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यहां पर याद रखना आपको, हाउस के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेंबर हाउस के मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को गिव अप करता है, वॉलंटरली गिव अप करता है। ओके, वॉलंटरली गिव अप करता है, या फिर वो मेंबर हाउस में वोटिंग के दौरान
पार्टी के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अगेंस्ट वोटिंग करता है। और पार्टी जो निर्देश जारी करती है अपने मेंबर्स के लिए, पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं जो कि हाउस में मौजूद होते हैं, ओके, अपने मेंबर्स के लिए पार्टी कोई इंपॉर्टेंट वोटिंग से पहले कुछ निर्देश जारी करती है कि आपको इसी तरह से वोट करना है। मान लीजिए कोई बिल के ऊपर कोई वोट होना है तो पार्टी के द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा कि इस पार्टी से इलेक्ट होकर जितने भी लेजिस्लेटर आए हैं, हाउस में बैठे हुए हैं, उन्हें पार्टी ने जो निर्देश जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग करना। अगर पार्टी ने कहा है कि आपको बिल के फेवर में वोट करना है तो आपको बिल के फेवर में वोट करना है, या किसी रेजोल्यूशन या किसी मोशन के फेवर में वोट करना है तो पार्टी के सभी मेंबर्स को जो कि हाउस में मौजूद हैं, सभी लेजिस्लेटर्स को उस बिल के फेवर में या उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना होगा। कोई भी मेंबर अगर पार्टी के इस निर्देश को, जिसे हम पार्टी विप कहते हैं, पार्टी का ये जो गाइडलाइन होता है, ये जो निर्देश होता है अपने लेजिस्लेटर्स के लिए, इसे पार्टी विप कहते हैं। कोई भी मेंबर अगर पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करता है तो उस मेंबर की मेंबरशिप, हाउस की मेंबरशिप चली जाएगी, वो मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यहां पर आपको बात याद रखना है कि 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया गया है। यहां पर एक्सप्रेसली ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कहीं नहीं किया गया है एक्सेप्ट 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अदरवाइज आप देखें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में, किसी भी प्रोविजन में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है सिवाय 10th शेड्यूल में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के बेसिस पे, उस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले इलेक्ट होकर आता है और लेजिस्लेटर बनता है, अगर वो मेंबर वॉलंटरली खुद अपनी स्वेच्छा से पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को, जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को यूज करके वो इलेक्शन जीत कर आया है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को अगर वो वॉलंटरली, यहां पर आपको याद रखना है वॉलंटरली, खुद अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को गिव अप करता है तो फिर वो जो मेंबर है, उस मेंबर की जो सीट है लेजिस्लेचर में, हाउस में जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। वो मेंबर फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। द मोमेंट वो मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, द मोमेंट वो अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, अपने पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को गिव अप करता है, साथ ही साथ उसकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की या लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो भी चली जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो ये कहता है कि अगर वो मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट वोट करता है, हाउस में, लेजिस्लेचर में अपने पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट वोट करता है, पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करता है, पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, तो इस केस में भी उस मेंबर की जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है हाउस की, लेजिस्लेचर की जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं, ओके, जिस कंडीशंस के फुलफिल होने पर एक मेंबर अपना मेंबरशिप खो सकता है, पार्लियामेंट का मेंबरशिप खो सकता है या लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबरशिप खो सकता है। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्ट होकर नहीं आते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट को यूज करके जो इलेक्ट होकर नहीं आते हैं, बल्कि जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेचर में, इस तरह के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इनके लिए कंपलसरी है कि नॉमिनेशन के 6 महीने के भीतर, विद इन 6 मंथ आफ्टर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के 6 महीने के भीतर इन्हें किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इन्हें ये स्पेसिफाई करना होता है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं लेजिस्लेचर में। ऐसा नहीं है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, नहीं, इन्हें भी ये स्पेसिफाई करना होता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इन्हें भी ये स्पेसिफाई करना होता है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये स्पेसिफाई ये कैसे करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके। तो नॉमिनेशन के 6 महीने के भीतर इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर ये अपने मेंबरशिप से डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स मतलब वैसे मेंबर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तहत इलेक्शन को नहीं लड़ते। इंडिपेंडेंट मेंबर्स
ये भी इलेक्शन के थ्रू ही लेजिस्लेचर का मेंबर बनते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो, ये भी इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होकर आते हैं और लेजिस्लेचर का मेंबर बनते हैं। लेकिन ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के तहत या बैनर के तले ये इलेक्शन फाइट नहीं करते, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट मेंबर कहा जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर इस तरह के जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, जिस वक्त अगर ये इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनकी मेंबरशिप चली जाएगी, इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इंडिपेंडेंट मेंबर, जिसका मतलब ये होता है कि ये मेंबर्स बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के इन्होंने इलेक्शन फाइट किया और इलेक्शन जीते। अगर इलेक्शन जीतने के बाद ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनकी सदस्यता, इनकी मेंबरशिप ये चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। एंटी डिफेक्शन लॉ का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। पैराग्राफ 7 ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का पैराग्राफ 7 ये कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस के जो भी केसेस होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, जो फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ये सभी फाइनल डिसीजंस, ये सारे केसेस, ये जुडिशरी के अंतर्गत नहीं आते, जुडिशरी के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आते। दैट मीन्स स्पीकर अगर कोई डिसीजन लेता है, किसी मेंबर को, लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को स्पीकर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई करता है, तो स्पीकर का ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो पैराग्राफ 7 एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लिए गए जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को जुडिशरी के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखता है और इन डिसीजंस के जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेंट करता है। ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को, दैट मीन्स पैराग्राफ 7 को, कि होतो होलोहन केस में 1992 में स्ट्राइक डाउन कर दिया है। दैट मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहां आपको एक बात समझना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का सिर्फ पैराग्राफ 7, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लिए जाने वाले फाइनल डिसीजंस को जुडिशरी के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखने की बात करता है, इन फाइनल डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू से प्रिवेंट करता है, सिर्फ इस प्रोविजन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, स्ट्राइक डाउन किया गया है, पूरे के पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ को नहीं। ओके, यहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझने की जरूरत है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर कोई भी बिल है या कोई भी कानून है, ओके, और उस कानून का कुछ पोर्शन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सिर्फ वो पोर्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। बाकी जो पोर्शन है उस पर्टिकुलर लॉ के या उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के, वो इंटैक्ट रहेंगे, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 7 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। और रीजनिंग क्या दिया गया, ये रीजनिंग आपको हमेशा याद रखना है। ये कहा गया कि पैराग्राफ 7 जो है, पैराग्राफ 7 का जो ऑपरेशन है, जिस तरह से पैराग्राफ 7 को जब हम इनैक्ट करेंगे, तो पैराग्राफ 7 का इनैक्टमेंट जो है वो इन आर्टिकल्स के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। आर्टिकल 136, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो आर्टिकल्स हैं, ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। ओके, ये आर्टिकल्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। और आर्टिकल 368 का क्लाउज 2, आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसीजर को स्पेसिफाई करता है, आर्टिकल 368 का क्लाउज 2 कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, तो उस तरह के अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होने के साथ साथ 50%, दैट मीन्स हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई होने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब वो अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तब वो अमेंडमेंट जो है वो एक्ट बन सकता है, अमेंडमेंट एक्ट बन सकता है, और तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ को 50 मतलब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई नहीं किया गया, और इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ का वो प्रोविजन
जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, दैट मीन्स पैराग्राफ 7, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि होतो होलोहोन केस में 1992 में। और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया, ये आपको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि कोई भी बिल है या कोई भी एक्ट है, उस एक्ट का उतना ही पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, पूरा का पूरा एक्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन के लिए आप पूरे के पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें, नहीं, सिर्फ उतना ही पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंपैटिबल नहीं हो। यहीं से हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में, एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को स्टडी करने की जरूरत है कि होतो होलोहोन केस 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कई प्रोविजंस को क्लैरिफाई करते हैं। आइए देखते हैं कि इस केस में, दैट मीन्स कि होतो होलोहोन केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में, एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए गए हैं। कि होतो होलोहोन केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 6 क्लाउज 1 और क्लाउज 2 को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स थे जिन्हें क्लियर किया गया। देखिए, पैराग्राफ 6 क्लाउज 1, 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 6 क्लाउज 1 ये कहता है कि जो डिसीजंस होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे, जो कि स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा लिए जाएंगे, ये डिसीजन फाइनल होंगे। इसके बाद पैराग्राफ 6 का क्लाउज 2 कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी किसी भी हाउस में, फिर चाहे ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो किसी भी हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये सभी प्रोसीडिंग आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 के तहत काउंट की जाएंगी। आर्टिकल 122 पार्लियामेंट को कवर करता है और आर्टिकल 212 ये स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करता है। आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 ये कहता है कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओके, ये सारी प्रोसीडिंग्स और जिन भी प्रोसीजर को अपनाया जाता है, ये सारे प्रोसीजर, ये सारी प्रोसीडिंग्स, इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर, इन प्रोसीजर्स के ऊपर जुडिशरी कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकता। इन प्रोसीजर को, इन प्रोसीडिंग्स को जुडिशरी कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। जुडिशरी पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में, किस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है या स्टेट लेजिस्लेचर किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह के प्रोसीजर को अपना रहा है स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट किस तरह के प्रोसीजर को अपना रहा है, इनके ऊपर जुडिशरी के द्वारा किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, कोई भी क्वेश्चनिंग जुडिशरी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के अंतर्गत होने वाले जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, अपनाए जाने वाले जो भी प्रोसीजर्स हैं, इन सभी को ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है, यही सेम इम्यूनिटी एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन के दौरान या डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के दौरान होने वाले जो भी कार्यक्रम होते हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, उन्हें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैराग्राफ 6 क्लाउज 2 कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पार्लियामेंट के भीतर या स्टेट लेजिस्लेचर के भीतर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो ये डिसाइड करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे, इन प्रोसीडिंग्स को, इन प्रोसीजर्स को कोई भी कोर्ट, कोई भी जुडिशरी डिस्कस नहीं कर सकता है। इन प्रोसीडिंग, इन प्रोसीजर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इनका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत होने वाले जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उन्हें जुडिशरी से एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है पैराग्राफ 6 क्लाउज 2 के द्वारा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है, ये हमें समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये डिसीजन फाइनल होंगे, ये बात सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि इन डिसीजंस को हम जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर नहीं रख सकते। ओके, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर नहीं रख सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि स्पीकर और चेयरमैन 10th शेड्यूल के तहत दिए गए पावर को जब एक्सरसाइज करते हैं, ओके, और ये डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तब जो स्पीकर है या चेयरमैन है वो एक
ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर और चेयरमैन को डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पार्लियामेंट का काम क्वाजी जुडिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म करना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए क्योंकि स्पीकर 10th शेड्यूल के तहत दिए गए पावर को एक्सरसाइज करते वक्त क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के फंक्शन को एक तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए स्पीकर के जो डिसीजंस हैं उन्हें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उन डिसीजंस का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि जुडिशियल रिव्यू तभी पॉसिबल है जब फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है। ओके, जुडिशियल रिव्यू उन स्टेज को कवर नहीं करेगा जिन स्टेज में डिसीजन लिया जा रहा है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के भीतर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, फाइनल डिसीजन तक आने से पहले जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उन प्रोसीडिंग्स का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वो प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 122 और 212 के तहत इम्यून है। लेकिन जब डिसीजन लिया जा चुका है, फाइनल डिसीजन जब लिया जा चुका है, स्पीकर ने जब फाइनल डिसीजन ले लिया है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर मेंबर है ये डिस्क्वालिफाइड है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये डिस्क्वालिफाइड है, इस फाइनल डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। डिसीजन लेने के बाद डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले तक जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकती है, किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स और प्रोसीजर को किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकती है। लेकिन स्पीकर का जो डिसीजन है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड स्पीकर का जो डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन क्वाजी जुडिशियल नेचर का डिसीजन है, क्योंकि जब स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा इस तरह का डिसीजन लिया जा रहा होता है तब स्पीकर और चेयरमैन एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट नहीं करता, बल्कि एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है। इसलिए स्पीकर और चेयरमैन का ये जो डिसीजन है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब डिसीजन लिया जा चुका है। दैट मीन्स डिसीजन के लेने के बाद इन डिसीजंस का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है।